मैं भारत के पीएम सीरीज के 13वें एपिसोड में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपके पहले प्रधानमंत्री से लेकर यहां तक के सभी एपिसोड बनाए हैं। आप चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का किस्सा है। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट पर था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल चाहते थे। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए और उन्होंने सबके सामने मनमोहन सिंह को डांट लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव ये योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा कि वो जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड एलोन में लिखते हैं, मैं मनमोहन सिंह के साथ ही बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने का मन बना दिया था। मैंने कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश को नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन सिंह पद पर बने रहे। करीब 2 दशक बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पीएम के नाम की तलाश थी तो उन्होंने उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना गया। जब सुषमा स्वराज बोली सोनिया पीएम बनी तो सिर मुंडवा लूंगी। 2004 में अटल बिहारी सरकार साइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी। 13 मई 2004 को नतीजे आए तो वोटर्स ने उन्हें नकार दिया। सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के हाथ में चली गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होगी जो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया पीएम बनती हैं तो वे मुंडन कराएगी और सांसद पद से इस्तीफा भी देगी। इन सब के बीच 15 मई को सोनिया को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। देश में पीएम कौन होगा, इस अनिश्चितता को लेकर शेयर बाजार में भी 17 मई 2004 को 4283 पॉइंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। राहुल गांधी अड़ गए कि सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं, उस समय गांधी परिवार पसोपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेगी। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों माँ बेटे के बीच ऊंची आवाज़ों में भी बातें भी हुई थी। राहुल को डर था कि माँ पीएम बनी तो उन्हें भी दादी की तरह और पिता की तरह मार दिया जाएगा। नटवर लिखते हैं, राहुल बेहद गुस्से में थे। उस वक्त में मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा कि माँ मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं से भरी माँ सोनिया गांधी के लिए यह असंभव था कि राहुल की बात को वो दरकिनार कर दे। राजीव की समाधि पर पहुंची सोनिया और फैसला कर लिया। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी, राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गई और सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पर जा पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूंगी। आज मैं वह आवाज़ कहती हूँ कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार न करूँ। सोनिया गांधी के नाम की चिट्ठी तैयार थी। एन वक्त मनमोहन सिंह का नाम सामने आया। सोनिया गांधी के पीएम न बनने का फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच गई। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक
चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए राजी करने की कोशिश की। यूपी के एक सांसद ने कहा, मैडम आपने वो मिसाल कायम की है जो पहले महात्मा गांधी ने की है। आज़ादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू थे, अब कोई नेहरू है नहीं, और नेहरू है कहाँ। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया के पास भले ही नेहरू न हो, लेकिन एक तुरुप का इक्का जरूर था जिसका जिक्र सोनिया ने अभी तक नहीं किया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास ही भटकते थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने स्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा है कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से संबंधित एक चिट्ठी भी तैयार कर ली थी, लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वह चकित रह गए। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी और मनमोहन सरकार में सोनिया गांधी का बड़ा दखल भी रहा था। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऑफिस में के नारायणन जैसे सीनियर अफसरों को नियुक्ति किया गया था, जिनकी वफादारी मनमोहन सिंह से ज़्यादा सोनिया गांधी के प्रति थी। पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी एक किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने खुद उनसे स्वीकार किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है और उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह भी है। संजय बारू कहते हैं कि सोनिया का प्रधानमंत्री न बनना एक राजनीतिक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें वास्तविकता सत्ता नहीं सौंपी गई थी। यूपीए 1 के सामाजिक विकास कार्यक्रमों का श्रेय लेने के लिए ही सोनिया के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय में होड़ लगा करती थी। मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप होता था, हमेशा ही रहता था। 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछा, बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पद ऑफर कर दिया था, जबकि वो सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ए राजा और टीआर बालू जैसे नेताओं को मनमोहन सिंह की मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जिन पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, और सोनिया की मर्जी के खिलाफ मोंटेक सिंह अहलूवालिया को भी लेकर आए थे। मनमोहन सिंह और सोनिया के बीच एक मुद्दम ही सही लेकिन रस्साकसी जरूर चल रही थी। मसलन मनमोहन सिंह मोंटेक सिंह अहलूवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने मोंटेक का नाम सोनिया गांधी के पास भेजा। सोनिया के ऑफिस से मोंटेक का नाम सीधी डायरेक्ट खारिज हो गया। सोनिया ने अहलूवालिया की जगह पी चिदंबरम को चुना। मनमोहन किसी भी तरह मार्केट को लाना चाहते थे, किसी भी तरह मोंटेक को लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का प्लान बनाया। यहाँ बड़ी समस्या लेफ्ट पार्टी थी, जिनके सहयोग से यूपीए सरकार चल रही थी। मोंटेक को लाने के में वरिष्ठ वामपंथी नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी मदद भी करी थी। पद संभालने से पहले मोंटेक सिंह अहलूवालिया सीधे मनमोहन सिंह के पास गए और उन्होंने पूछा कि उन्हें सबसे पहले किससे मिलना चाहिए। तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाओ सबसे पहले 80 साल के कॉमरेड सुरजीत से मिलो। उस समय कांग्रेस के कई नेता मनमोहन सिंह, सुरजीत और मोंटेक सिंह तीनों सरदारों की साठ गांठ का मजाक बनाते थे। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ। 26 सितंबर 2007 की बात है। राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव बन गए थे। वो कांग्रेस महासचिवों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। राहुल ने पीएम को 500 गांवों में मनरेगा का दायरा बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन दिया था। अगले दिन ही मीडिया ने छापा कि राहुल ने पीएम को मनरेगा को बढ़ाने के लिए कहा गया था। संजय बारू अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मैंने मजाक में अपने एक करीबी पत्रकार को एसएमएस किया कि ये घोषणा पीएम की तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। यह संदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा तो मामला और बिगड़ गया। मनमोहन ने मुझसे पूछा, आपने वो मैसेज क्यों भेजा था?
मैंने कहा सर, मनरेगा को बढ़ाने का श्रेय आपको जाता है। मनमोहन ने गुस्से में कहा, मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और मुझे किसी तरह का कोई मीडिया प्रोजेक्ट टेंशन नहीं चाहिए। जब परमाणु डील पर अड़ गए मनमोहन सिंह, 2006 की बात है, मनमोहन सिंह ने वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की। दोनों ने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत भी किए थे। इसे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। इस डील के अंदर परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। लेफ्ट पार्टियों का कहना था कि इस देश को समझौते से इस देश की स्वतंत्रता विदेश नीति पर असर पड़ेगी। वामपंथी पार्टियों के मुताबिक ये अमेरिका की तरफ से फेंका गया एक जाल है। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और वामपंथियों की ओर से सरकार को डराने का काम भी किया। सीपीआई नेता एबी वर्धन कह रहे थे, एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरकार कब तक सेफ है। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक तो सेफ है, इसके आगे का मैं नहीं जानता। सोनिया गांधी ने भी शुरुआत में इसका समर्थन किया। जब वामपंथियों ने समर्थन लेने की बात कही तो वो भी डील को वापस लेने की बात करने लगी। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतर आत्मा की आवाज़ पर समर्थन मांगा। वाजपेयी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा जरूर दिए थे। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से यह विश्वास समझ जीत लिया था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक सफर पर लिखी एक किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में नवंबर 2010 की भारत यात्रा के बारे में करीब 1400 शब्दों में एक लेख लिखा है। उस वक्त मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और ओबामा ने लिखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएम के रूप में चुनाव देश के प्रगति की दिशा में हुआ एक बहुत ही अच्छा प्रयास था, लेकिन सच है कि यह अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि उनको सोनिया गांधी ने पीएम बनाया है। ओबामा ये खुद लिखते हैं। ओबामा लिखते हैं, मनमोहन सिंह एक ऐसे बुजुर्ग सिख नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। ऐसे नेता से उन्हें अपने 40 वर्षीय बेटे राहुल के लिए कोई सियासी खतरा नहीं दिखा, क्योंकि तब वो उन्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। और ओबामा ये भी लिखते हैं, नवंबर की उस रात मनमोहन सिंह का घर छोड़ते हुए सोच रहा था कि 78 साल के प्रधानमंत्री जब अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे तो क्या होगा। क्या मशाल कामयाबी के साथ राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी? उनकी मां ने जो नियति तय की है वो पूरी होगी या नहीं? अब ओबामा सही थे या गलत, लेकिन फिलहाल ओबामा की बात सबको सही लग रही थी, सटीक बैठ रही थी सभी को, क्योंकि सोनिया का सपना राहुल ही था। इसलिए वो मनमोहन सिंह को आजू बाजू ही रही और उनको कोई खतरा नहीं दिखा मनमोहन सिंह से। लेकिन राहुल गांधी आज भी इस रेस के घोड़े बने हुए हैं, आज भी, जिसकी लगाम कहाँ बंधी कोई नहीं जानता है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को करिए आप सब्सक्राइब। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर इस वीडियो तक के सभी एपिसोड आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से दोबारा बोलता हूं कि राहुल आज भी उसी रेस में दौड़ रहे हैं। क्या उनका सपना पूरा होगा? जय हिंद।